Hello viewers, I am Deepti. Today I am going to discuss the predicted questions from Physics ICSE Class 10 Unit 4. It means Electricity and Magnetism, and starting from Chapter 8, which is Electricity. Our first question is, what do you mean by resistance, potential difference and current along with their SI units? फिजिक्स में SI units बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो डेफिनेशंस पे पूरा फोकस रखिए, बट उनके SI यूनिट्स को बिल्कुल इग्नोर मत कीजिए क्योंकि न्यूमेरिकल में भी काम में आएंगे और उनकी डेफिनेशंस भी पूछी जा सकती हैं। तो मैथमेटिकल फॉर्मूला को ध्यान में रखते हुए आप उसकी डेफिनेशन आराम से निकाल सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन इज डिफरेंशिएट बिटवीन गुड कंडक्टर, बैड कंडक्टर एंड सुपर कंडक्टर along with obviously examples. Third is mention all the factors affecting the resistance and resistivity. आपको याद रखना है कि रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है, स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है, मटेरियल की है, तो लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड नहीं करती, रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस करता है। न्यूमेरिकल सम बेस्ड ऑन आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी एज वेल इक्वल टू एन ई अपॉन टी, नंबर एन टू ई मीन्स इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज है। Next is state Ohm's law and give its graphical representation and what are its limitations, means कब वो valid नहीं होता है Ohm's law। इसके अलावा what is the difference between ohmic and non-ohmic resistors along with their examples। Obviously examples आपको किसी भी तरह से पूछी जा सकती हैं। Next question is differentiate between VI graph and रेजिस्टेंस का ग्राफ, हमें रेजिस्टेंस मिलती है इसकी स्लोप निकालने से, तो रेजिस्टेंस यानी कि वी ग्राफ एंड कंडक्टेंस यानी कि IV ग्राफ, दोनों में क्या डिफरेंस है आप स्लोप से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। हमें पहले y एक्सिस को ऊपर रखना होता है, नीचे x एक्सिस रहती है, तो VI ग्राफ और IV ग्राफ का डिफरेंस आपके लिए जानना जरूरी है क्योंकि ऐसा एक क्वेश्चन आपको MCQ में ही पूछा जा सकता है। नेक्स्ट इज व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑन द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ, तीनों के लिए अलग अलग आएगा। फर्स्ट हमारा क्या इंपैक्ट पड़ेगा मेटल्स के ऊपर, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इंपैक्ट ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर मींस अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, तो अगर वो मेटल है तो वो इंक्रीज हो जाएगी, अगर वो सेमीकंडक्टर है तो वो डिक्रीज हो जाएगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी, और अगर वो कोई एलॉय है तो प्रैक्टिकली कांस्टेंट ही रहेगी, चेंज ही नहीं होगी, जैसे कि कॉन्स्टेंटन और मैंगनीज के केस में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है गिव रीजंस, ऐसे तो बहुत सारे हैं बट मेन गिव रीजंस में जो पूछे जाते हैं जनरली क्वेश्चंस, the wires used for electrical connections and power transmission are made up of copper or aluminium। तो क्यों यूज करते हैं, बिकॉज देयर रेजिस्टिविटी इज वेरी स्मॉल। सेकेंड इज द रेजिस्टेंस वायर्स और यू कैन से स्टैंडर्ड रेजिस्टर्स जो बनाए जाते हैं आर मेड फ्रॉम एलॉयज सच एज कॉन्स्टेंटिन एंड मैंगनीज, तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इनकी हाई होती है और इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर जो है वो इनके ऊपर नेग्लिजिबल होता है, तो ये हमने क्वेश्चंस करने हैं। नेक्स्ट रीजन आ रहा है अ फ्यूज वायर इज मेड फ्रॉम एन एलॉय ऑफ लेड एंड टिन, तो क्यों बनाया जाता है, बिकॉज इसका मेल्टिंग पॉइंट लो हो जाता है एंड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज हाई। नेक्स्ट इज फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब, पहले आपसे मटेरियल भी पूछा जा सकता है और फिर उसका रीजन भी, तो इज मेड अप ऑफ टंगस्टन एंड क्यों, क्योंकि उसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। नेक्स्ट इज हीटिंग एलिमेंट इन एप्लायंसेस सच एज हीटर, टोस्टर, oven is made up of nichrome का बना होता है, क्यों है, the high resistivity and resistance increases to a great extent with increase in temperature, तो हमें वहां चाहिए ना कि वो ग्लो करें, इसीलिए हीटिंग एलिमेंट में नाइक्रोम यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय सुपर कंडक्टर्स एंड गिव एग्जांपल्स एंड पर्टिकुलरली मेंशन ऑफ देयर टेम्परेचर, क्योंकि हमें पता है कि हर टेम्परेचर पे वो सुपर कंडक्टर का काम नहीं कर सकते हैं। जैसे मरकरी अगर हम लिखेंगे तो बिलो 4.2 केल्विन लिखिए तो आपको पूरे मार्क्स उसके मिलेंगे, सुपर कंडक्टर की एग्जांपल अगर मांगी जाती है तो। नेक्स्ट इज व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, मतलब कि व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल, और आपको इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला भी याद करना है क्योंकि वो भी न्यूमेरिकल्स में आता है, आप समझ लेंगे तो बहुत ही अच्छी बात है। नेक्स्ट इज डिफरेंशिएट बिटवीन ईएमएफ, टर्मिनल वोल्टेज, अगर मैं बोल रही हूँ कि टर्मिनल वोल्टेज है तो टर्मिनल वोल्टेज कब है, व्हेन करंट इज ड्रॉन और करंट सिर्फ आउटसाइड द सेल है तो उसको लेंगे हम, और अगर मैं वोल्टेज ड्रॉप की बात करूंगी तो ओनली इनसाइड द सेल थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट, तो उसको हम वोल्टेज ड्रॉप कहेंगे। अब मैं ईएमएफ की बात करूंगी, अगर तो व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम ए सेल है
तो इट मीन्स वो इनसाइड आउटसाइड इन दोनों से बड़ा है। तो ईएमएफ इज द सम ऑफ टर्मिनल वोल्टेज एज वेल एज वोल्टेज ड्रॉप। अगर आपको इस पॉइंट में कोई भी कंफ्यूजन है तो करंट इलेक्ट्रिसिटी पे जो मैंने आपकी लेक्चर दिया हुआ है इस चैप्टर का वीडियो, वो उसमें से आप समझ सकते हैं। ये पॉइंट मैंने पूरा इलेबोरेट करके समझाया है, बिकॉज अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट फ्रॉम थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू बट ऑल्सो फ्रॉम न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू। तो ईएमएफ का व्हेन नो करंट इज ड्रॉन और टर्मिनल वोल्टेज का व्हेन करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल। और सिर्फ आउटसाइड का लेंगे तो हम टर्मिनल वोल्टेज यूज करेंगे, इनसाइड का लेंगे तो हम वोल्टेज ड्रॉप यूज करेंगे और वो इलेक्ट्रोलाइट में होगा, और दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारे पास ईएमएफ आएगा। ये डिफरेंस अच्छे से समझ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ टू कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ डिफरेंट कॉम्बिनेशंस। तो आपको सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन एज वेल एज कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ सीरीज एंड पैरेलल, तो इनके आपको अच्छे से मीनिंग पता होने चाहिए। और सीरीज में करंट सेम रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस है तो वो हमारा पैरेलल में सेम रहेगा। तो ये चीजें हमारे न्यूमेरिकल्स में बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। डेरिवेशंस ऑफ R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 या Rn तक हम लेके जाएंगे अगर n नंबर ऑफ रजिस्टर है। सिंपल सा 2 स्टेप का डेरिवेशन है बट करना है। 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2, वो भी आपको पता है, आप न्यूमेरिकल्स कर चुके हैं, अभी तक आप इतनी बार पेपर दे चुके हैं तो आपको आते हैं, बट फिर भी इनकी डेरिवेशंस को इग्नोर मत कीजिए। नेक्स्ट इज, व्हाट डू यू मीन बाय इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल, और यू कैन से रेजिस्टेंस बाय इलेक्ट्रोलाइट। मेंशन ऑल द फैक्टर्स अफेक्टिंग इट। अब कौन कौन से फैक्टर हैं और उन पे क्या रिलेशन है, मतलब डायरेक्ट है या इनवर्सली है, बढ़ने से बढ़ रहा है या बढ़ने से घट रहा है तो इनवर्सली कहेंगे। तो सरफेस एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड और टेम्परेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, इन दोनों पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और अगर हम दूसरे फैक्टर्स की बात करेंगे जिसमें आता है डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स एंड नेचर एंड कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, तो इन दोनों पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अगर हम इंटरनल रेजिस्टेंस यानी कि स्मॉल r के बारे में बात कर रहे हैं। तो न्यूमेरिकल सम बेस्ड ऑन डिफरेंट सर्किट डायग्राम्स, आपको पता है ऑलरेडी मैंने इलेक्ट्रिक सर्किट के बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आपके साथ शेयर किए गए हैं। पर्टिकुलर अलग से न्यूमेरिकल्स की भी वीडियो है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऊपर आपको दिखाई भी दे रहा होगा, वहां से खुल सकते हैं। आप लिंक देखते हैं या नहीं, मैं हर वीडियो में ऊपर बहुत सारे लिंक उस वीडियो के साथ रिलेटेड वाले देती हूँ। मुझे नहीं पता आप देखते तो नहीं है, उसके बाद फिर मुझसे नीचे लिखते हैं कि मैम प्लीज लिंक शेयर कर दो। आप लोग तो इन सब चीजों में हमसे ज्यादा एक्सपर्ट हैं, तो आप लोग खुद ट्राई करा कीजिए। What do you mean by heating effect of electric current? Means Joule's law of heating. तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाता है, और इसके अलावा मेंशन द फैक्टर्स अफेक्टिंग इट। तो फॉर्मूला आपको पता है, H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। तो फैक्टर्स की बात होगी तो हीटिंग इफेक्ट किस पे डिपेंड कर रहा है, I स्क्वायर मीन्स स्क्वायर ऑफ करंट पे कर रहा है, रेजिस्टेंस मीन्स रेजिस्टेंस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एंड T मीन्स टाइम पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो I, R और T तीनों पे ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर इंडिविजुअली पूछा जाएगा तो करंट का स्क्वायर हमने मेंशन करना है। दिस इज नोन एज Joule's law of heating। अगर थ्योरेटिकल नहीं आएगा तो न्यूमेरिकल इस पे बेस्ड भी हमारे सिलेबस में है। What is the meaning of power rating of an electrical appliance? सिंपल क्वेश्चंस में ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब रेटेड 100 वॉट 220 वोल्ट। तो इस एक्सप्रेशन का क्या मीनिंग है कि अगर हम पूरा 220 वोल्ट उस बल्ब को दे रहे हैं तो उसकी पावर कंजम्पशन 100 वॉट हो जाएगी। तो इस तरह से हमने स्टेटमेंट को थोड़ा सा समझना है। क्यों पूछा जाता है, ताकि आप ऐसे क्वेश्चंस न्यूमेरिकल में गलत ना करें, तो थ्योरी में भी ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। Numerical sum based on electrical energy supplied by the source and as well as electric power। अब आपको पता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जब हम निकालेंगे तो W इज इक्वल टू क्यू वी आएगा। अगर मैं यहाँ पर Q की वैल्यू फिल कर दूंगी यानी कि IT फिल कर दूंगी तो VIT आ जाएगा। V की जगह पे ओम्स लॉ का IR फिल कर दूंगी तो I स्क्वायर RT आ जाएगा। और अगर मैं यहाँ पर दोबारा से ओम्स लॉ से करंट की वैल्यू फिल करूंगी तो V स्क्वायर T अपॉन R आ जाएगा। तो इन सब फॉर्मूला में आपके पास T रहेगा तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला रहेगा। इन्हीं को T के साथ हम डिवाइड कर देंगे तो पावर बन जाएगा। रेट ऑफ डूइंग वर्क में हमने क्या किया, टाइम के साथ डिवाइड कर दिया, तो सारे टाइम कैंसिल कर दो इसी फॉर्मूला से। सेकंड फॉर्मूला खुद ब खुद याद हो गया, क्या हो गया, W अपॉन टी, यहाँ से VIT का T कैंसिल करेंगे तो VI, I स्क्वायर IT का करेंगे तो I स्क्वायर R रह जाएगा, और लास्ट में V स्क्वायर अपॉन R आ जाएगा। तो आप आराम से ये फॉर्मूला लर्न कर सकते हैं, और ये हमें समझना ही पड़ेगा क्योंकि इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल तो 100% आएगा ही आएगा। नेक्स्ट इज व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन जूल एंड किलोवाट आवर। हमें पता है किलोवाट आवर इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी
एंड इनकी डेफिनेशन भी पेपर में पूछी जा सकती है, तो ऑल्सो डिफाइन देम। आपको पता है 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल होता है, लेकिन इसकी डेरिवेशन भी थोड़ा सा आपको करके समझना चाहिए कि हम किस तरह से किलो मीन्स 3 zeros लगा रहे हैं और किलो वॉट में हमने 3 जीरो लगा के वॉट में कन्वर्ट कर दिया और आर से हमारा 60 इंटू 60 आया, तभी तो 36 बना, इसीलिए 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल आपके पास आंसर आ जाएगा जब आप इसको डिराइव करेंगे तो। बट अदरवाइज ये कैसे पूछा जा सकता है कि कमर्शियल यूनिट क्या है, एसआई यूनिट क्या है, दोनों के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन इसमें पूछे जा सकते हैं और इनके रिलेशन भी। अब यहाँ पर सबसे पहली चीज न्यूमेरिकल के लिए जो आपको समझनी पड़ेगी कि इफ द एनर्जी इज टू बी कैलकुलेटेड इन जूल देन द टाइम शुड बी टेकन इन सेकेंड। तो क्योंकि जूल हमारा एसआई यूनिट है तो टाइम का भी एसआई यूनिट ही लेना पड़ेगा। बट अगर हमें नॉर्मल इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैलकुलेट करनी है जिसका आंसर हमें किलोवाट आवर में लेना है, तो टाइम को हमें आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अगर हमें मिनट्स में दिया गया है और अगर आंसर हमें कमर्शियल यूनिट में देना है, यानी कि बिजली का बिल कैलकुलेट करना है, तो हम उसको सेकंड्स नहीं बनाएंगे, नहीं तो बिल्कुल क्वेश्चन वहीं से गलत हो जाएगा। तो हमें उसको आवर्स में लेके जाना है, मिनट्स में दिया है तो आवर्स में लेके जाना है, और अगर हमें जूल्स में लाना है, ऐसा यूनिट में लाना है, तब हमें उसको सेकंड्स में कन्वर्ट करना है। तो मिनट्स को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे कि मुझे सेकंड निकालने हैं, और आवर के लिए मैं 60 से डिवाइड कर दूंगी। तो ये कन्वर्जन आपने ध्यान रखना है। अगर आप ऐसा यूनिट के साथ कोई और यूनिट लेने की कोशिश करेंगे तो न्यूमेरिकल वहीं से गलत हो जाएगा। अगर आपको दिख रहा है कि क्वेश्चन में इलेक्ट्रिसिटी का बिल आपसे मांगा गया है, कैलकुलेशन करनी है, तो ज्यादातर वो किलोवाट आवर में ही होता है। हाँ, उसमें वो प्लस कर देते हैं एक और पार्ट कि आप इसको ऐसा यूनिट यानी कि जूल में भी निकालिए, तो आप डायरेक्ट जो अभी मैंने रिलेशन बताया था उसको बाद में उसके साथ निकाल दीजिए। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो आपका न्यूमेरिकल वहीं से गलत हो जाएगा। तो न्यूमेरिकल सम बेस्ड ऑन कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड वेयर कॉस्ट पर किलोवाट आवर आपको गिवन होती है। इस तरह का एक आध क्वेश्चन तो जरूर आएगा। एज ए होल दिस चैप्टर कैरीज 7 to 9 मार्क्स इन योर फाइनल एग्जामिनेशन। तो इसको लाइटली नहीं ले सकते, हमारे पास बहुत सारे सर्किट डायग्राम्स इसके आएंगे ही आएंगे, जिनको आप अच्छे से कवर कर लीजिए। अगर अभी भी उनकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी की वीडियो मैंने बनाई हुई है, उनको देख सकते हैं, और इसके न्यूमेरिकल्स की सेपरेट वीडियो भी बनाई हुई है, तो आप वहां से भी रेफरेंस ले सकते हैं। और अलग अलग तरह के न्यूमेरिकल्स जितने आप करेंगे उतना आप वहां पर उस डायग्राम को कॉम्प्रीहेंड कर पाएंगे। Chapter 9 is household circuits. The first question is give the block diagram of transmission of electricity from power station to the consumer. कैसे आती है हमारे घरों तक बिजली, तो इसका आपने ब्लॉक डायग्राम देना है। जैसे पावर जनरेटिंग स्टेशन पे कितने पे जनरेट हुई है, एट 11 किलोवोल्ट। फिर आगे गई है ग्रिड सब स्टेशन पे, तो स्टेप अप हुई है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगाया हमने, 132 किलोवोल्ट पे पहुंचा दिया उसको। अब उसके बाद जब 132 पे गई है तो अब इसको ट्रांसमिट करने में हम कर देंगे, लेकिन उसके बाद फिर जब मेन सबस्टेशन पे आएगी तो फिर से स्टेप डाउन करके उसको 33 किलोवोल्ट बनाया जाएगा, और हैवी इंडस्ट्रीज को एज इट इज 33 किलोवोल्ट हैवी इंडस्ट्रीज को दे दी जाएगी। तो एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हैवी इंडस्ट्रीज में कितनी जाएगी, तो 33 केवी की जाएगी। फिर इंटरमीडिएट सबस्टेशन पे आएगी जहां हम इसको स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर से 11 किलोवोल्ट पे करेंगे, और लाइट इंडस्ट्रीज को कितनी जाएगी, 11 किलोवोल्ट जाएगी। फिर सिटी सबस्टेशन पे आएगी तो स्टेप डाउन होकर 220 वोल्ट आ जाएगी। इट मींस वो हमारे घरों में यानी कि एज ए नॉर्मल कंज्यूमर हमें जो मिलती है वो 220 वोल्ट है। हैवी इंडस्ट्रीज के लिए 33 हो जाएगा किलोवोल्ट, और अगर हम लाइट इंडस्ट्री की बात करेंगे तो 11 किलोवोल्ट हो जाएगा। Associated questions are give the reason for power transmission at a very high voltage. क्यों हम इतनी हाई वोल्टेज पे ट्रांसमिट करते हैं, 132 किलो वोल्ट पे हमने क्यों ट्रांसमिट किया, टू रिड्यूस द लॉस ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट इन द ट्रांसमिशन लाइन वायर्स। नहीं तो हमारी अभी हमने हीटिंग इफेक्ट में क्या पढ़ा है, H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT, तो वहीं से थोड़ा सा ध्यान रखिए। नेक्स्ट इज एट द जनरेटिंग स्टेशन वाई द इलेक्ट्रिक पावर इज जनरेटेड एट 11 किलो वोल्ट। तो पहले ही हमने इतनी ज्यादा क्यों नहीं बनाई थी, एट वोल्टेज हायर देन दिस, अगर मैं 11 किलो वोल्ट से ज्यादा लूंगी, दिस कॉजेज इंसुलेशन डिफिकल्टीज, while generation lower than this involves a very high current। तो हमें बनाना 11 किलो वोल्ट पे, फिर ट्रांसमिट करने के लिए हमने 132 किलो वोल्ट पे किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग of the statement the frequency of alternating current is 50 hertz? It means polarity at its terminal changes 100 times a second, means 50 times plus होगा और 50 times negative होगा। What is the meaning of live, neutral and earth wires and use of each wire in the circuit along with their color coding? क्योंकि बहुत रेयर केसेस में कलर कोडिंग जैसे सिंपल क्वेश्चंस भी आ ही जाते हैं, और मोर ओवर आइडेंटिफिकेशन तो आपको किसी भी तरह के सर्किट डायग्राम में पूरा करने के लिए जरूरी है। नेक्स्ट इज ड्रॉ द डायग्राम ऑफ रिंग सिस्टम ऑफ हाउस वायरिंग
with basic components and give the advantages of ring system. क्योंकि रिंग सिस्टम लास्ट ईयर इसका डायग्राम नहीं था, तो मे बी आपसे डायग्राम इसका पूछा जा सकता है कि आप इसका डायग्राम ड्रॉ करके बताइए. What are the disadvantages of connecting the appliances in series and advantages of connecting them in parallel? तो दोनों के ही फायदे और नुकसान आप करके रखिए. मैं शॉर्ट में कवर कर रही हूँ क्योंकि इस टाइम तक आप ऑलरेडी ये चैप्टर्स कवर कर चुके हैं. What are the uses of switch, fuse, MCB, अर्थिंग, 3-pin plug, 3-pin socket? इन सबके यूजेस हमने अच्छे से करने हैं और कहाँ लगते हैं. Why fuse and switch are present in live wire? और क्यों लाइव वायर में ही लगते हैं, हमारे लिए क्या डिसेप्टिव हो जाएगा अगर हमने लाइव में नहीं न्यूट्रल में लगा दिए. तो सिमिलर क्वेश्चंस कैन कम. ड्रॉ द डायग्राम ऑफ स्टेयरकेस वायरिंग, जिसको हम ड्यूल कंट्रोल स्विच भी कहते हैं, और समटाइम्स रेक्टिफाई द एरर इन द सर्किट सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस कैन आल्सो कवर, कि आपको पूछा जाएगा कि डायग्राम तो बना हुआ है, इसमें एरर कहाँ है, कि स्विच कहाँ लगा होना चाहिए, लाइव वायर में होना चाहिए, गलती से न्यूट्रल में लगा दिया है, तो क्या ये इसकी सही लोकेशन है, क्यों नहीं है, क्या पर्पस सॉल्व नहीं होगा. तो स्विच का पर्पस तो सॉल्व हो जाएगा, लेकिन उसके बाद क्या होगा, जब हम ऑफ करेंगे तब भी करंट रह जाएगा सर्किट में. तो इस तरह की नॉलेज का होना जरूरी है. Next question, how earthing prevents electric shock in the circuit and how it is useless if fuse is not present in the live wire. आपको पता है कि अर्थिंग हमें बचाती है कैसे, क्योंकि फ्यूज मेल्ट हो जाएगा. फ्यूज मेल्ट हो जाएगा तो वो करंट को हमारे तक, सर्किट कंप्लीट नहीं हो जाएगा, हमारे तक पहुंचने नहीं देगा. देखिए थोड़ा सा इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ लीजिए. नेक्स्ट, वेरी सिंपल डायग्राम, ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ 3-pin प्लग और सॉकेट. तो 3-pin प्लग में आपने याद रखना है, इन द केस ऑफ प्लग जो हमारा लेफ्ट होता है वो लाइव होता है, एल एल, तो लेफ्ट है तो लाइव है. और जब हम सॉकेट की बात करेंगे तो जो हमारा लाइव वायर होगा वो हमारा राइट हैंड साइड में आ जाएगा. तो आप दोनों को मत करिए, एक को ही करिए. लेफ्ट में लाइव वायर प्लग में होती है, और ऊपर वाला मोटा पिन जो है वो तो अर्थ का ही है, तो अपने आप पता चल जाएगा कि न्यूट्रल कौन सा है. नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट वन सर्कमस्टांस व्हेन वन मे गेट एन इलेक्ट्रिक शॉक from an electrical gadget and one preventive measure to be provided with the gadget to avoid it. क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं जिनसे हमें इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है, और क्या क्या पॉसिबिलिटीज से हम अपने आप को बचा सकते हैं, क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं. तो पहला क्या है, पुअर इंसुलेशन ऑफ वायर्स और टचिंग विद वेट हैंड्स. अगर वायर्स की इंसुलेशन ही खराब हो गई है या हमने गीले हाथों से टच कर दिया तो क्यों नहीं करंट लगेगा, गुड कंडक्टर है हम लोग. नेक्स्ट इज गुड क्वालिटी इंसुलेशन ऑफ वायर, मतलब अगर आपको प्रिवेंटिव मेयर में लिखना आएगा तो क्या लिखेंगे कि हम अच्छी क्वालिटी के इंसुलेशन वायर्स यूज करें और उनको चेक पीरियडिकली करते रहें, टाइम टू टाइम उनको चेक करते रहें, क्योंकि जब हम यूज करते रहते हैं तो पुरानी होने के बाद उनकी इंसुलेशन ढीली पड़ जाती है. एंड नेवर ऑपरेट विद वेट हैंड्स, वो आप उसको दोनों तरह से लिख सकते हैं. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉइंट आउट द मेन डिफरेंसेस बिटवीन ओवरलोडिंग एंड शॉर्ट सर्किटिंग. तो शॉर्ट सर्किट में क्या होता है और ओवरलोडिंग में क्या होता है. ओवरलोडिंग में हमने हद से ज्यादा कंपोनेंट्स एक ही सर्किट में लगा दिए हैं, जिसकी वजह से वो ओवरलोड हो गया, और दोनों ही केसेस में होना तो क्या है, हमारे लिए अच्छा नहीं है, डेंजर तो है ही है, लेकिन दोनों केसेस में क्या डिफरेंस है इस चीज को थोड़ा समझ लीजिए. बहुत सिंपल सा आंसर है इसका, कोई बहुत लंबा चौड़ा नहीं जाना हमने, बिल्कुल टू द पॉइंट, क्योंकि फिजिक्स होती है, टू द पॉइंट आंसर से हमने देने हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन फिगर रिलेटेड है, शोज द अरेंजमेंट ऑफ 3 लैम्प्स एंड 3 स्विचेस कनेक्टेड विद 2 सेल्स. 2 सेल हैं, 3 स्विच हैं और 3 ही लैंप लगे हैं. आंसर द फॉलोइंग बेस्ड ऑन द फिगर. तो अब आप बल्ब देखिए 3 लगे हुए हैं, नेम द स्विच और स्विचेस टू बी क्लोज्ड सो एज टू लाइट ऑल द 3 लैम्प्स. तीनों को ऑन करने के लिए मुझे कौन से स्विच या स्विचेस को ऑन करना पड़ेगा. एंड नेक्स्ट, हाउ आर द 3 लैम्प्स कनेक्टेड इन, कैसे कनेक्ट होंगे, सीरीज या पैरेलल में. इससे क्वेश्चन क्या हो जाएगा, पहले के लिए क्या होगा, कौन से स्विच को मुझे क्लोज करना पड़ेगा मिनिमम इनको चलाने के लिए. तो स्विच नंबर 2 और 3 को तो मुझे क्लोज करना पड़ेगा, तभी ये सारे इनका कोई ना कोई कहीं ना कहीं से करंट का पाथ पूरा हो पाएगा, यानी कि कंप्लीट सर्किट बना पाएगा. और अगर मैं 2 और 3 को क्लोज करती हूँ, 1 को क्लोज करती ही नहीं हूँ, तो हाउ आर 3 लैम्प्स कनेक्टेड इन सीरीज और इन पैरेलल. तो सारे के सारे क्या हो गए, चाहे वो घूम के ऐसे आ रहे हैं लेकिन रहेगा तो सीरीज है, क्योंकि कहीं से कुछ कटिंग ही नहीं हो रही है, तो वो सीरीज में ही रहेगा. Next is observe the diagram below and state whether the bulb will glow or not when we switch on K, यानी कि आपने की को जब आपने स्विच ऑन कर दिया है तब. तो पहले केस में is it safe to handle the bulb when the switch is off. अगर मैं बल्ब मतलब को हाथ लगा रही हूँ हालांकि स्विच ऑफ है, तो पहले आप देखिए कि स्विच लगा कहाँ पर है, स्विच कहाँ लगाया, अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, न्यूट्रल वायर में लगाया है. तो न्यूट्रल वायर में स्विच लगाने से क्या होगा,
न्यूट्रल वायर में स्विच लगाने से सर्किट तो कंप्लीट हो जाएगा, बल्ब ग्लो तो कर जाएगा, लेकिन क्या मैं उस बल्ब को हाथ लगाऊंगी तो मेरे लिए सेफ रहेगा? मैं 230 वोल्ट पे अपने आप को लगा रही हूँ हाथ, इट मीन्स तो मैं कहीं से भी उसको हाथ लगा रही हूँ न्यूट्रल वायर को, तो बल्ब के अंदर करंट पूरा आ रहा है, चाहे हमने स्विच ऑफ भी कर दिया तब भी आ रहा है, तो मेरे लिए अच्छा नहीं है। ये पॉइंट्स हैं हमारी बुक में, बस थोड़ा सा आपने समझने हैं। लास्ट क्वेश्चन इज figure below shows two bulbs with switches and fuse connected to the mains through a 3-pin socket by means of 3 wire cable. तो फर्स्ट पार्ट में लेबल अल्फाबेट्स एंड नंबर्स इन द डायग्राम, तो आपने ये जो 1 2 3 और ABCD दिए हैं इनको बताना है आपने कि ये हैं क्या, हमने क्या यूज किए हुए हैं। बी अगले पार्ट में नेम एंड स्टेट द कलर ऑफ इंसुलेशन ऑफ वायर लेबल्ड विद 1 2 एंड 3, तो 1 2 और 3 कौन से हैं ये बताना है आपने। थर्ड में हाउ आर द टू बल्ब ज्वाइंट, सीरीज में है या पैरेलल में है, ये चीज भी बतानी है। तो अब आप देखिए ध्यान से यहाँ पे, अब आप कैसे पता लगाएंगे कि लाइव वायर कौन सा, जिसमें फ्यूज कनेक्ट हुआ है, जिसमें फ्यूज कनेक्ट है तो लाइव वायर, यानी कि हमारे जो 3 नंबर पे है वो लाइव वायर है। तो लाइव वायर हमारी फ्यूज का कनेक्टर, और लाइव वायर का कलर क्या होता है, हमारे को ब्राउन लिखना होता है। पहले रेड भी होता था, रेड भी और ब्राउन दोनों ही ठीक है वैसे, तो अभी हमने न्यू या ओल्ड के लिए कुछ मेंशन नहीं किया इसलिए, अदरवाइज नहीं मेंशन होगा तो आप न्यू ही मेंशन करेंगे। सेकेंड हमारी अर्थ वायर है, क्योंकि वो तीनों से अलग दिखाई है, आपको पता ही है जो अलग से है वो अर्थ वायर होगी क्योंकि वो बॉडी के साथ कनेक्टेड है। और तीसरा आ जाएगा हमारे पास न्यूट्रल वायर जो नंबर 1 पर है, क्योंकि वो पाथ कंप्लीट कर रही है और वो कनेक्टिंग वायर है। तो इस तरह से बल्ब हो गया, और जो की ओपन थी वो वहां पर हम स्विच लिख देंगे, तो फ्यूज हो गया, फ्यूज लाइव वायर के कनेक्शन में आ गया। तो आप इस तरह से सर्किट को समझते हुए डायग्राम को कंप्लीट कर सकते हैं। बहुत सिंपल डायग्राम है, अभी सर्किट डायग्राम के नाम पे आपके पास है ही क्या, बल्ब, रेजिस्टेंस, सॉकेट की, कुछ बहुत ज्यादा कनेक्टिंग वायर्स, कुछ बहुत ज्यादा अभी कंपोनेंट्स आए ही नहीं है। तो अब आप इन ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। एंड दिस चैप्टर कैरीज 4 to 6 मार्क्स, तो आपने इसको भी इग्नोर नहीं करना, हालांकि बहुत छोटा सा चैप्टर है, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन इसमें ज्यादातर आता है। यही छोटा चैप्टर है जिसमें न्यूमेरिकल्स भी नहीं है, क्योंकि इसके प्रीवियस वाले इलेक्ट्रिसिटी में हो गए और हम वहां तो पूरे यूनिट की ही बात करते हैं। ऑलरेडी ये वीडियो काफी लंबी हो चुकी है, तो इसके इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के क्वेश्चंस मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में कवर करूंगी, क्योंकि उसमें अभी डीसी मोटर, एसी जनरेटर नया ऐड हुआ है, तो उसमें काफी रिलेटेड क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी है, इसीलिए। Thank you for watching till the end. Keep watching, sharing and subscribe to my channel, and please press the bell icon also.